यस सर। यस सर। आंसर सेलेक्ट हो गया इसका आपका? Providing teaching learning materials is in accessible formats to the diverse learners implies विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? बताओ। सर 4 सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। अच्छा, और बताओ। और बताइए आंसर। फोर्थ ही लग रहा है। बाकी ऑप्शन भी देखो, फोर्थ लग रहा है ऐसा मत बोलो। देखो सर थर्ड मुझे ऐसा लगा कि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, क्योंकि वो यूनिवर्सली पूरी क्लास को लेकर के अगर हम देखें ना, क्योंकि विविध उस क्लास में अधिगम करता तो अलग अलग बहुत सारे है ना, विविध के लिए बोल रहा है ना। सुगम स्वरूपों से शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान कराने का तात्पर्य यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ठीक है, एक मिनट। तो थर्ड ही लग रहा है। हेलो, हाँ तो हेलो, और बताओ। देखो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न जो आएगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर बहुत माइन्यूट डिफरेंस के साथ ही आंसर चेंज हो जाता है, तो डिफरेंस ही आपको पकड़ना है। चलिए, तो सबने अपने में आंसर चेक मतलब बना लिए ना। देखो, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज। सबसे पहले तो इस प्रश्न का जो भाव है वो समझना जरूरी है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में आपने क्या करना है कि जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं, जो भी सामग्री आप बना रहे हो, वो ऐसी बनानी है कि किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, चाहे कितना ही डम्प हो, सभी के लिए वो जो सामग्री है वो क्या हो, सीखने योग्य हो। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा? शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। तो भाई हमें इसकी बात तो नहीं करनी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि
सार्वभौमिक संहिता यानी यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस कर रहा है कि टीचिंग प्रैक्टिस में आपको कौन कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, उसके बाद क्या करता है वो तो नहीं चलेगा। इसके बाद शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, ये भी इसमें हो सकता है, सेकंड भी इसका आंसर हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ले रहे हैं। अच्छा, अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होती है, मानववाद क्या होता है, ह्यूमैनिज्म बोलते हैं ना हम, बताओ जरा क्या होता है मानववाद? मानववादी विचारधारा, ह्यूमनिस्टिक जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फिलोसफी है वो क्या है? इसके अनुसार इस पूरे विश्व में, संसार में जो कुछ हो रहा है वो मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप ही हो रहा है। ठीक है, दो तरह की विचारधाराएं हम पढ़ाते हैं बच्चों को फिलोसफी में, एक होती है मानववादी विचारधारा, एक होती है आपकी अस्तित्ववादी विचारधारा। हालांकि फिलोसफी पढ़ने का मतलब आपका कुछ है नहीं, फिर बताता हूं आपको। अस्तित्ववादी विचारधारा में क्या होता है, आई मतलब जो है मेरे लिए है। मेरे समझ में आपको आ रही है? हेलो, खुद को जानना, खुद के बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्ड होना, ये क्या है आपका एक तरह से अस्तित्ववादी विचारधारा है, जहां पर इंसान क्या होता है, खुद को जानने में लगा रहता है, खुद की आइडेंटिटी को ढूंढने में लगा रहता है, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। जब ये बहुत सारे लोग 1 2 3 4 5 6 सब लोग अपने को ही ढूंढने में लगे रहेंगे, तो बताइए कि समाज बन पाएगा कोई, या कोई सामाजिक कार्य हो पाएगा, या किसी समाज का भला हो पाएगा? बताओ, आप खुद देख लो, आपके परिवार में 4 सदस्य सब अपने अपने में लगे हुए हैं, तो क्या आपके परिवार की परिस्थितियां अच्छी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? नहीं तो सर। इसीलिए जो ये अस्तित्ववादी विचारधारा है, इसके बाद ये मानववादी विचारधारा लाई गई, क्योंकि वहां पर देखा गया कि ये जो विचारधारा है इससे मानव का जो एक कहे कि एक यूनिवर्सलाइजेशन जो है, या फिर एक जो पहचान है, वो क्या है, धीरे धीरे खतरे में आ रही है। इंसान खुद को तो पहचान ले रहा है, लेकिन समाज के लिए वो किसी हित में नहीं आ पा रहा है। आप खुद देख लीजिए, एक साइंटिस्ट होता है, वो पहचान लेता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो कर देता है, तो उस साइंटिस्ट से कभी समाज नहीं चलता। आपको पता होगा ना, समाज किससे चलता है? इनसे चलता है, जो एवरेज लोग होते हैं ना, उनसे समाज चलता है। जो बहुत सुपीरियर है वो भी आप की ना कभी मदद करते हैं, और ना ही आपसे कोई मतलब होता है उनको। इंफीरियर है वो आपके साथ आने में डरते हैं। जो एवरेज होता है वो एक दूसरे से बातचीत करता है। जैसे शादियों में देख लो आप, आजकल मैरिज पार्टीज में जा रहे होंगे आप, तो उस मैरिज पार्टी में आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो लोग हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट वो हैं जो एवरेज हैं। हाई फाई बंदा होगा वो 10 मिनट के लिए आता निकल लेता अपना, ऐसे तो होता ना। क्यों? टाइम कौन देता है आपको? एक सामान्य व्यक्ति समय देता है आपको, समाज को अपने। जो बहुत हाई फाई है, हाई प्रोफाइल है उस समाज का, वो कभी समय नहीं देगा, वो 10 मिनट के लिए आएगा चला जाएगा। और जो बहुत लो लेवल का है वो तो घर से निकलेगा ही नहीं बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मानववादी विचारधारा जो है वो इसीलिए आई है कि इसमें बताया गया है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी कार्य आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप उस कार्य को दूसरे के लिए ना करें। हम कहते हैं कि हमें लगता है कि यार कोई हमसे अगर बदतमीजी से बात करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, तो आप भी दूसरे व्यक्ति से बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसको बुरा लग सकता है। मतलब मानव हित के लिए आप सोचते हैं। ठीक है, और इस तरह से जब हम बात करते हैं बच्चों को पढ़ाने की इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, वहां पर भी ये विचारधारा को हम लेके चलते हैं। हम चाह रहे हैं कि हर तरह का बच्चा पढ़ ले, तो इट मीन्स क्या है आपका, ये कहीं ना कहीं मानववादी दृष्टिकोण ही है। क्लियर है? हेलो? जी सर। जी सर। हाँ, लेकिन यहां पर ये बात कर रहा है, ये दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा है। इस दृष्टिकोण के कारण जो भी एजुकेशन में आपको मिल रहा है उसकी बात कर रहा है। भाई मेरा दृष्टिकोण था कि मैं हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं, तो उस दृष्टिकोण से काम तो नहीं चलेगा ना। उस दृष्टिकोण को रखते हुए मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्लानिंग करूंगा वो इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग क्या होती है आपकी, हमेशा डिजाइन कहलाती है ना? तुम्हारा प्लानिंग मतलब डिजाइन। दृष्टिकोण एक विचारधारा, विचारधारा सिर्फ सैद्धांतिक होती है, व्यवहारिक रूप से जब उसको प्रदर्शित करते हैं या फिर प्रयुक्त करते हैं हम, तो क्या होता है आपको, वो डिजाइन बन जाता है। आपने पढ़ा भी होगा बीएड में,
कि फिलोसफी की बातें करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, उसको धरातल में लाओगे तो बनेगी साइकोलॉजी, और वो साइकोलॉजी क्या है? आपका डिजाइन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना इसका एक सही आंसर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो उसका आंसर आपका ये बन जाएगा। बाकी तो ये मतलब ही नहीं होता आंसर होने के, ना नैतिक विचार ना ये। क्लियर हो गया? हेलो, जी सर। ठीक है। हाँ, तो याद रखना है, दृष्टिकोण की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक प्रकार की फिलॉसफी है, उसके आधार पर जो कुछ आप बना रहे हैं वो है डिजाइन, प्लान। करते नहीं करते हैं आप बड़े अच्छे हैं, आप चाहते हैं कि हर किसी का भला हो, तो भला करने के लिए कुछ तो करोगे, जो कुछ करोगे आप वही आपका क्या है? डिजाइन। आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इस प्रकार के प्रश्न हैं थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आपके साथ, क्योंकि आप लोगों की स्थिति मुझे लग रही है इन प्रश्नों में गड़बड़, कि आप गलत कर सकते हो वहां पर, तो सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना वहां पर, कि ऐसे प्रश्नों में आपको किताब से नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ दिमाग लगा के काम करना है इसका। चलो, किसी ने अगर इसका ऑप्शन 2 बोला है तो वो भी ठीक है, कम से कम कुछ समझ के बोला, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ तो कहीं से कहीं तक ऑप्शन बनते नहीं इसके। फिर है नेक्स्ट आपका, डैश इन्वॉल्व्स सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना, किसमें अंतर्निहित है? बताइए, देखिए इसको। सर फर्स्ट वाला मेटाकॉग्निशन। ठीक है, बाकी लोगों की तरफ से भी उत्तर आने चाहिए। बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं इसका। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, तो बताओ ना आंसर। भाई देखो, अगर नहीं आ रहा है तो ये भी बोल दो कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आंसर दो। सर फर्स्ट लग रहा है मुझे तो, मेटाकॉग्निशन। ठीक है, पता है मेटाकॉग्निशन क्या होता है? व्हाट इज मेटाकॉग्निशन? कॉग्निशन क्यों नहीं होगा इसका सर आंसर? संज्ञान होगा। सर सेकंड। सेकंड बोला आपने, ठीक है। चलिए, देखो, सबसे बढ़िया समायोजन और केंद्रीकरण तो इसका आंसर नहीं होंगे, ये तो सीधा गया आपके। इसका आंसर संज्ञान बोध और संज्ञान दोनों में से एक होगा। तो क्या होगा इसको समझना है आपने। तो सर संज्ञान बोध मतलब ना अपने उसको जानकारी मिल रही है किसी चीज, जब वो ठीक है, बनाता है कुछ। तो वैसे जनरली तो हमको मैंने आपको मेटाकॉग्निशन नहीं पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को, ठीक है, कॉग्निशन पढ़ाया है। जब तक मेटाकॉग्निशन आपने नहीं पढ़ा है तब तक इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग कॉग्निशन ही रहेगा, क्योंकि अभी तो मेटाकॉग्निशन पढ़ा ही नहीं आपने। तो पहले तो ये समझना है कि मेटाकॉग्निशन क्या है। कुछ नहीं है, देखो, कॉग्निशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है, ये तो बताया था आपको मैंने। काय की प्रोसेस है? एक मेंटल प्रोसेस है, किसी भी चीज को समझने की, एक्वायर करने की,
ये सब क्या है आपका कॉग्निशन के अंदर आता है। लेकिन अगर वो जो कॉग्निशन आपका है वो कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ कंट्रोल देता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग दे देता है, कह सकते हैं एक प्रकार से आपकी जो स्किल्स होते हैं उन पर काम करता है, प्रैक्टिकल जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं उस पर काम करता है, तो उसको हम मेटा कॉग्निशन यानी संज्ञान बोध कहते हैं। संज्ञान मतलब तो संज्ञान यही हो गया प्रोसेस, बोध मतलब समझ कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या तर्क है, ऐसा कुछ, सब कुछ समझना, ये क्या आपका संज्ञान बोध के अंदर आता है। सुना रहा है? हेलो, यस सर। तो जब भी आप लोग यहाँ पर टर्म देखेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल स्पेशली, तो उस स्थिति में आप मेटाकॉग्निशन को ही टिक करेंगे। ठीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेटाकॉग्निशन इज अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन, है कॉग्निशन के अंदर का पार्ट ये, लेकिन वो जो हम पढ़ते हैं ना टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, राइट, कि स्टार्टिंग के 3 पढ़ते हैं हम, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। हम बोलते हैं कि नॉर्मल लेवल होते हैं आपके टीचिंग के, और उसके बाद के जो थे हायर होते, तो आपको समझा। जहां पर आपको सेल्फ कंट्रोल दिखेगा टर्म या सेल्फ अवेयरनेस दिखेगा, तो वहां पर आपका आंसर मेटाकॉग्निशन समझ लीजिएगा। बाकी बहुत डिटेल डिस्कस करने का तो समय भी है नहीं इसका। फिर आपका है when children think to interpret the received information according to their experiences, it is called। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, बताओ। सर ए। बाकी लोग भी आंसर दो भाई, एक ही जने का आंसर क्यों आ रहा है? हेलो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो वैसे बताइए आप, अगर समझ में आ रहा है तो उसका आंसर दीजिए ना। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि एग्जाम में लैंग्वेज समझना, उसका आंसर सोचना, ये काम यहीं पर करिए आप अभी, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि जो आप सोच रहे हैं उसमें कहाँ पर कुछ कमी रह जा रही है और उस पर आप काम करें। सर थर्ड। क्यों होगा थर्ड क्यों होगा, क्या कारण है थर्ड होने का, बताओ। सर क्योंकि अभी वो सोच रहा है ना, कुछ बताया नहीं उसने अभी, तो बस उस बारे में वो सोच रहा है कि कैसे उसको बताया जाए। ठीक है, और बाकी क्यों नहीं होंगे सर आंसर? उसने स्वयं अनुभव लिया है ना, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर सोच रहा है। ठीक है, चलिए तो इन चारों को ही समझ लेते हैं पहले। क्रिएटिव थिंकिंग तो आपको बता चुका हूं पहले भी, मैं अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया क्रिएटिव पर। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? जब हम कुछ नया सोच रहे होते हैं, लेकिन यहां पर ये बोल रहा है कि रिसीव्ड इंफॉर्मेशन पर ये अपने अनुभव के अकॉर्डिंग सोच रहा है, कुछ नया तो नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है आप जानते ही हैं, जब कोई चीज नहीं है सामने और उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सूचनाएं दी गई हैं, यानी उसके सामने है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। आप जानते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में सोचना, बट यहाँ पर जो सामने रखा गया उसके बारे में सोचा जा रहा है, सूचनाएं तो उसके सामने आ गई हैं। कंक्रीट मतलब जो कुछ सामने है उसके बारे में सोचना, जो कुछ भी आपके सामने है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा ही है कि आपके सामने सूचना है, उसको उसके बारे में सोच रहा है बच्चा।
रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है? अपने व्यवहार में लेकर के आ गया है। ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर तो ये कॉन्फ्लिक्ट थिंकिंग ही हो जाता है। बाकी जो नहीं भी अगर है तो उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए कम से कम। देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो तब हम क्लियर करते हैं आंसर्स को जब हमें पता हो कि ऑप्शन 3 इसका आंसर है, लेकिन ये पता हो कि बाकी इसके आंसर क्यों नहीं है, तो वो ज्यादा बेटर कंडीशन होती है। तो आपके सामने किसी प्रकार की समस्या आ रही होगी तो ये सही समय है इस पर डिस्कशन करने का। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। टीचिंग लर्नर्स एट, अरे ये तो टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है आप लोगों का ये क्लास का। टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स इज नोन एज। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विविध स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? बताओ, जल्दी बताओ, आराम से, मतलब सोच के बताओ, जल्दबाजी नहीं। हो गया सर बी। है? सब फर्स्ट सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बाकी क्यों नहीं होंगे इसका आंसर बताओ। आंसर इसका हो गया आपका सिलेक्टिव। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, बाकी आंसर क्यों नहीं होंगे इसके बताओ। चलिए, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, जान रहा है कि किस बच्चे में क्या एबिलिटी है, क्या वो कर सकता है। हर बच्चे में अलग एबिलिटी है, हर बच्चे में अलग क्षमता है, उसके आधार पर वो पढ़ाने की विधि का प्रयोग कर रहा है। तो मतलब क्या है, डेफिनेटली उसके सामने बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो उसको आते हैं, है ना, और हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उन मेथड्स में से वो पर्टिकुलर मेथड को चूज कर रहा है। तो क्या होगा आपका सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। प्रिसीजन टीचिंग नहीं होगा, सटीक शिक्षण नहीं होगा, क्योंकि क्या है आपका डिसाइडेड नहीं है आपका कि वो एक ही टॉपिक, मतलब एक टॉपिक को एक ही तरीके से पढ़ा रहा है, वो अलग तरीके के टॉपिक्स में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता है। एररलेस इंस्ट्रक्शन की हम बात कर नहीं सकते, क्योंकि टीचिंग में तो एरर होती है। अगर आपसे कोई कहे कि त्रुटिहीन अनुदेशन, तो ये टीचिंग में होता ही नहीं है। त्रुटियां तो आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, इसके आपका आता है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस, ये इसका आंसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज के लिए, फिर इसके बाद निर्मल सर को भी क्लास लेनी है। तो लेकिन जितना भी डिस्कशन आपके साथ हो रहा है वो सारा अगर आपका फ्रूटफुल है, उसको आप प्लीज मेंटेन रखिएगा। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ, और एक बार बताता हूँ, मैं पिछले 3-4 पेपर देख चुका हूँ सीटेट के, वहां पर आपका ये डिसेबिलिटी एक्ट का क्वेश्चन हमेशा आया है, तो उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, और आपने देख भी लिया। 2 क्वेश्चन यहीं पर देखने को मिले उसके हमारे, है ना। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग which is antecedent to this stage of learning। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण के पूर्ववर्ती है। बताइए, बताइए, बताइए।
पहले तो बताओ कि ये प्रश्न समझ में आया है या नहीं आया है? सर सेकंड इंडिपेंडेंट। चलिए पहले मैं आपसे आज जान ही लेता हूं कि आप ये प्रश्न को की भाषा समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज। प्रतिपालन मतलब कि पालन करना किसी चीज का, ठीक है, ये एक विशिष्ट चरण है। कब होता है ये? किस चीज का पालन करते हैं आप? तो बताना है। मोटिवेशन का पालन करते हैं, कोई किसी ने आपको मोटिवेट किया और आप पालन कर रहे हैं उसका। आत्मनिर्भरता तो नहीं होता है इसका, क्योंकि जब भी आपकी लर्निंग होगी तो उसमें आत्मनिर्भरता तो बहुत एक्सट्रीम स्टेज होती है, उसको तो हम हटा ही देते हैं यहाँ से। जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जब कोई नियम बनता है, जो रूल बनता है, तो उसको बोलते हैं सामान्यीकरण। जैसे ग्रेविटेशन लॉ, ऊपर से सेब गिरा, बहुत सारी चीजें नीचे गिरी और नियम बन गया कि हर एक चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, रूल बन गया आपका, सामान्यीकरण हो गया, ठीक है। एक्विजिशन मतलब होता है अधिग्रहण, किसी चीज को सीख लेना, है ना। तो किसी चीज को आप जब सीख लेते हैं तब उसका पालन करते हैं। कोई चीज सामान्यीकृत हो जाती है तो उसका आप पालन करते हैं। इंडिपेंडेंट तो उसका है नहीं। मोटिवेशन का आप पालन करते हैं, किसका पालन करते हैं आप? सर एक्विजिशन होना चाहिए। सामान्यीकरण होगा ना। देखो सामान्यीकरण से क्या बन रहा है? आपके नियम बन रहे हैं ना। और पालन किसका होता है? नियमों का होता है। सर एक्विजिशन में तो जब हम फिर कुछ सीख भी तो जा रहे हैं सर, तो हाँ तो वहां तो सीख गए ना आप। देखो आप समझे नहीं, एक्विजिशन में तो आपने चीज सीख ली, अब तो आपका वो हो गया आपका कंफर्मेशन, मतलब कि आपको कुछ आपका आगे करना नहीं है उसमें, ठीक है। लर्निंग स्टेज में क्या होता है ना, लर्निंग स्टेज में जब आप क्या बोलते हैं सीखने के लिए जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है आपका, कोई भी काम आप इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं। मतलब जैसे आपकी बात करूं, अगर आपको कुछ काम करना है, आपको जैसे किचन में कोई काम करना है, बाहर कोई काम करना है, तो पहले आप बिना किसी से पूछे काम करना शुरू करते हैं। फिर कुछ गलतियां आपसे होती हैं, है ना। क्यों? आपको काम आता नहीं है, आपने काम करना शुरू कर दिया, कुछ गलतियां होंगी। अब गलतियां होंगी तो उन गलतियों को दूर करते रहेंगे आप। बिल्ली थॉर्नडाइक की बिल्ली को नहीं पता था कि लीवर खींचने पर पिंजरा खुलता है और बाहर आते हैं, तो क्या किया उसने खूब सारी गलतियां की। उन गलतियों को दूर करते करते उसने क्या किया, एक सामान्यीकरण किया। ये समझ गई वो कि हाँ ये लीवर है, इस लीवर को खींचने पर ही दरवाजा खुल रहा है, और अब बार बार वो लीवर को खींच रही है। तो अब क्या कर रही है, आपका मेंटेन कर रही है उस एक्ट को, अपने किसको, लीवर को खींचने की। और उसके बाद जब वो प्रोफिशिएंट हो जाएगी इसमें, तो हम कह सकते हैं कि उसने सीख लिया है। समझ में आ रहा है? हेलो जी सर। चलिए सर आप कल भी कोई सा, पहले तो इसको खत्म करवा के सर, फिर कल भी कोई सा पेपर ही डिस्कस करवा दीजिएगा सर। ये 18 वाले का सर, ये पता नहीं कौन से वाला है, जून वाला, 6 दिसंबर का है। ये वाले सर अच्छे हो रहे, मतलब उस साल के अच्छे आए हैं। अभी वाले रीसेंट वाले तो इजी इजी थे। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर जो है ना, ये बहुत ठीक ठाक पेपर है, ये बहुत आसान पेपर नहीं है। देखने लगी रहा होगा आपको, क्या है ना। अभी तो ये जो अप्रैल में हुआ तो वो तो ऐसे पेपर था, मतलब समझ नहीं आया पेपर दिया क्यों करके, कुछ था ही नहीं उसमें। ऐसा मुझे लगता है कि जिस बच्चे ने 25 क्वेश्चन ना किए हो वो बेकार है। ऐसे ही पर आया था इस बार तो पेडागोजी का, इतना इजी क्यों। तो चलिए फिर क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। अभी 4-5 मिनट है, और कविता आपसे निवेदन है कि आप ही भेजना। हाँ वो ठीक है जी बेटा। सर, जी सर। और मॉर्निंग में तुमको कॉल में इसलिए कर रहा था। कोई डिफिकल्ट, हाँ बोलो। हाँ जी सर। सर कल भी कोई मतलब ना डिफिकल्ट पेपर उठा कल पहले तो मतलब इसको पूरा करेंगे, पहले तो ना इसको पूरा इसको करेंगे, कंप्लीट करके हाँ, फिर कोई डिफिकल्ट पेपर उठा लीजिए। डेफिनेटली ठीक है। 18 और 17 के टाइम पे थोड़ा पेपर टफ आए थे।
ठीक है। अच्छा हाँ ओके तो उसको करेंगे, ठीक है, ओके। सर। और हिंदी के सर नोट्स भेज दीजिएगा सर। हाँ हिंदी के बिल्कुल सर बिल्कुल, नोट्स मैं भेज करता हूँ दीजिएगा अपने रेंज, ठीक है, ओके। सर। एक लिटरेचर के सर और एक सर छंद और वो रस जो होते हैं ना सर, हाँ ठीक है उनके ठीक है, आप आप निश्चित रहो, स्पेशली भेज मैं करता हूँ, ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।